नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज 6 जनवरी 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्ट्रैटेजी की इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम करेंगे। तो देखिएगा, कल आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मॉस्पी ने अपना नया लोगो लॉन्च किया। इस लोगो का थीम है, तो उत्तर था विकास के लिए एक डेटा, डेटा फॉर डेवलपमेंट। यहाँ एक बात याद रखिएगा साथियों, डेटा डेटा का डेटा शब्द जो है वो अपने आप में बहुवचन है। इसका एक वचन परीक्षाओं में पूछा गया, कंप्यूटर के सिलेबस में, करंट में भी, जीएस में भी। तो डेटा का एक वचन होता है डेटम। डेटा का एक वचन होता है डेटम। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में भारतीय वायुसेना के दक्षिण पश्चिम वायु कमान का कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया? तो उत्तर तेजिंदर सिंह। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में किन देशों के मध्य डेजर्ट साइक्लोन सैन्याभ्यास हुआ? तो उत्तर हमारा था भारत और यूएई के मध्य अबू धाबी में। चौथा प्रश्न पूछा गया था, किस देश ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को कानूनी मान्यता दिया? तो मिडिल ईस्ट कंट्री तुर्कमेनिस्तान ने। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, 3 जनवरी को सावित्रीबाई फूले दिवस मनाया गया। सावित्रीबाई फूले का जन्म कब हुआ था? 3 जनवरी 1831 ईस्वी को। अगला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में कब रानी वेलु नाचियार जयंती मनाई गई? तो उत्तर 3 जनवरी 2026 को। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2025 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई? उत्तर 166 बाघों की मृत्यु हुई। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में जनवरी 2026 में कहाँ भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई? तो ये चर्चा में रहेगा शब्द, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भोरम देव का संबंध किस राज्य से है। भोरम देव कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास, आधारशिला कहाँ रखा गया? तो उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ में साथियों, छत्तीसगढ़ के कबीर धाम जिला, छत्तीसगढ़ के कबीर धाम जिला में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत 146 करोड़ की लागत से ये कॉरिडोर डेवलप हो रहा है, जो कि साथियों ये कॉरिडोर काशी विश्वनाथ की तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत 146 करोड़ रुपया की लागत से छत्तीसगढ़ राज्य में। और जिला कौन सा? कबीर धाम जिला। किसने उद्घाटन किया, किसने आधारशिला रखा? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, सीएम है विष्णुदेव साय, और जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह जी। इन दोनों लोगों ने इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाल ही में जनवरी 2026 में इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? तो इफ्को साहित्य सम्मान, ये साथियों कई इसमें पुरस्कार है। इफ्को साहित्य सम्मान मुख्यतः मैत्रेयी पुष्पा जी को प्रदान किया गया। मैत्रेयी पुष्पा इफ्को साहित्य सम्मान मुख्य वाला, जो ग्रामीण जीवन पर आधारित लेखों को लिखने के कारण प्रदान किया गया। इसके अलावा एक और पुरस्कार आप याद रखिएगा, इफ्को युवा साहित्य सम्मान। इफ्को युवा साहित्य सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया अंकिता जैन को। इनकी रचना है ओह रे किसान। ओह रे किसान किसकी रचना है? एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है, अंकिता जैन का। अंकिता जैन को इफ्को साहित्य का युवा पुरस्कार प्रदान किया गया। और इफ्को साहित्य सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया मैत्रेयी पुष्पा को, अपने जीवन भर के ग्रामीण जीवन के लेखों को लिखने के कारण। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में जनवरी 2026 में जन्म दर बढ़ाने के लिए किस देश ने गर्भ निरोधकों पर कर लगाया है, टैक्स लगाया है? किस देश ने? तो चाइना ने। चाइना ने साथियों, हमने पढ़ा था कि चाइना की जनसंख्या अब थोड़ा सा सिमट रही है। जनसंख्या की वृद्धि दर में चाइना की कमी आ रही है, क्योंकि चाइना ने आज से 40-50 साल पहले अपने देश में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी। तो अगर आप जनसंख्या रोकने का प्रयास ज्यादा करेंगे तो आपके देश में जनसंख्या कम होने लगेगी, और जनसंख्या पर अंकुश नहीं लगाएंगे तो जाहिर सी बात है जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा, जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। तो संतुलन बड़ा जरूरी है, मध्यम मार्गी होना बड़ा जरूरी है। हो क्या गया है चाइना में, क्यों ऐसा हो रहा है? चाइना में बुजुर्गों की संख्या ज्यादा हो गई है और युवाओं की संख्या कम हो गई है, बच्चे कम हो गए हैं, जन्म दर में गिरावट दर्ज हुआ है। इसी कारण से चाइना की सरकार ने गर्भ निरोधक जो उपाय होते हैं उन पर टैक्स लगाने का कार्य किया है, चीन। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में जनवरी 2026 में नरेंद्र मोदी ने कहा भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों के भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी महात्मा बुद्ध से संबंधित
अभी हाल ही में नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। पिपरावा का संबंध किससे है? महात्मा बुद्ध से है। महात्मा बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों का भव्य अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी कहाँ लगाया गया? तो अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी नई दिल्ली में लगाया गया। उद्घाटन किसने किया? पीएम मोदी ने। यहाँ देखिएगा साथियों, अंतरराष्ट्रीय शब्द ये हिंदी मानक के अनुसार गलत लिखा गया है, अंतरराष्ट्रीय ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान रखे रहेगा। बाकी महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ बातें। महात्मा बुद्ध का मूल नाम था साथियों सिद्धार्थ। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए। उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? गया में हुई। गया ज्ञान प्राप्ति के बाद बोध गया कहलाया। पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद बोधि वृक्ष कहलाया। किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो निरंजना या फल्गु नदी के तट पर। निरंजना या फल्गु या पुनपुन नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध के यानी सिद्धार्थ के पिता का क्या नाम था? तो शुद्धोधन था। शुद्धोधन सिद्धार्थ के पिता का नाम था। सिद्धार्थ के माता का क्या नाम था? सिद्धार्थ के माता का नाम था महामाया। महामाया जिनका साथियों निधन हो गया था जन्म के कुछ समय बाद ही। फिर इनका पालन पोषण सिद्धार्थ का किसने किया? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किया था। और प्रजापति गौतमी महिलाओं के लिए बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला थी। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। और साथियों सिद्धार्थ के सबसे प्रिय महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद थे। आनंद और उपाली दो प्रिय शिष्य थे, उसमें से आनंद सबसे प्रिय महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को क्या कहा जाता है? चार आर्य सत्य कहा जाता है। चार आर्य सत्य का संबंध किससे है? महात्मा बुद्ध से। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से, बुद्ध की शिक्षाओं से। सर्वम दुखम दुखम, दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा में अष्टांगिक मार्गों का वर्णन किया गया है। 8 मार्गों पर चल करके कोई भी व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न देखिएगा। हाल ही में जनवरी 2026 किस राज्य ने उदासीन भक्तों के लिए एक वित्तीय सहायता योजना शुरू की? उदासीन भक्तों के लिए अभी हाल ही में असम राज्य सरकार ने एक स्टाइपेंड, एक वित्तीय सहायता, समझ लीजिए कि आर्थिक सहयोग, एक भत्ता देने की शुरुआत की असम में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। असम राज्य में मुख्यमंत्री हैं, ये सामने इनकी तस्वीर है, हेमंता बिस्वा शर्मा। इन्होंने डिक्लेयर किया है कि ब्रह्मचारी जो वैष्णव भिक्षु हैं, ब्रह्मचारी मानो जिनका विवाह नहीं हुआ है, और वैष्णव जो भिक्षु हैं उनको 1500 रुपया प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा असम राज्य में। अगला देखिएगा। हाल ही में जनवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम मूल वेतन का 50% देने की गारंटी दी है? उत्तर हो जाएगा बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने अपने यहाँ के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिसके लिए कर्मचारी पूरे देश भर में आंदोलन कर रहे थे। ओपीएस जो था, ओल्ड पेंशन स्कीम, इसके स्थान पर जो 2004-5 में नेशनल पेंशन स्कीम आया, जिसमें यह कहा गया कि सेवानिवृत्त होने के बाद कर्मचारियों को जो पुरानी पेंशन के तहत दिया जाने वाला सैलरी के आधा जो पेंशन था वो अब नहीं दिया जाएगा। नया इसमें व्यवस्थाएं जोड़ी गई। इसी का कर्मचारी विरोध करते हैं। ओल्ड पेंशन बहाली के लिए बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, जैसे एक अटेवा संगठन है साथियों, ऑल टीचर एंड एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन। इन्हीं आंदोलनों के बाद तमिलनाडु सरकार ने डिक्लेयर किया कि हम अपने राज्य में अगर हमारे यहाँ कोई कर्मचारी है वो रिटायर हो रहा है तो उसके अंतिम मूल वेतन का 50% देने की गारंटी देते हैं। इसका मतलब जो ओपीएस में बातें कही गई थी उसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हो गया तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में जनवरी 2026 में हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया? ये साथियों रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, हम लोगों ने इसको पढ़ा था 2 दिन पूर्व भी। तरुण गर्ग जी को हुंडई मोटर इंडिया का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न देखिएगा। 8वां प्रश्न है। हाल ही में जनवरी 2026 प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर हमारा हो जाएगा वाराणसी। महत्वपूर्ण है साथियों, हमारे देश में 72वें क्रम का नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है वाराणसी में। हाल ही में मोदी जी ने वर्चुअल उद्घाटन भी इसका किया। 4 से लेकर के 11 जनवरी, 4 तारीख को उद्घाटन हो गया, 11 जनवरी तक चलेगा। और बाकी परिणाम आएगा तो फिर से हम लोग पढ़ा जाएगा कि किसने इस टूर्नामेंट को जीता। अगर पूछा जाए वेन्यू क्या है तो संपूर्णानंद स्टेडियम सिगरा वाराणसी में होगा। वाराणसी में भी सिगरा में
संपूर्णानंद स्टेडियम है, वहां पर होगा 4 से 11 जनवरी 2026 तक। कौवें क्रम का है? 72वें क्रम का है राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट। और उद्घाटन किसने किया? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, हाल ही में जनवरी 2026 में राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस दिन मनाया गया? उत्तर क्या हो जाएगा? 5 जनवरी को। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है साथियों। पक्षियों के प्रति जागरूकता के लिए, उनके संख्या वृद्धि करने के लिए, उनके 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 अध्ययन के लिए साथियों 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, नेशनल बर्ड डे मनाया जाता है। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको 12 नवंबर का डेट भी मिलेगा। 12 नवंबर को भी राष्ट्रीय पक्षी दिवस ही मनाया जाता है। ये भी राष्ट्रीय पक्षी दिवस है और एक राष्ट्रीय पक्षी दिवस और मनाया जाता है। ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 12 नवंबर को हमारे देश के पक्षी विज्ञानी सलीम अली का जन्मदिन है, जयंती है। सलीम अली जयंती कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। इसी उपलक्ष्य में, सलीम अली के जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। सलीम अली कौन? तो सलीम अली साथियों हमारे देश के प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी, हमारे देश के प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी यानी ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथो ऑर्निथोलॉजिस्ट ऑर्निथोलॉजिस्ट थे सलीम अली। इनकी जयंती भी हमारे देश में राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है 12 नवंबर को। और बाकी 5 जनवरी को भी राष्ट्रीय पक्षी दिवस ही मनाया जाता है। एक नाम याद रखिएगा, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी एलन ऑक्टोवियम, वो भी पेशे से साथियों पक्षी विज्ञानी था, ऑर्निथोलॉजिस्ट था। 10वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में जनवरी 2026 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब लॉन्च किसके द्वारा किया गया? उत्तर हो जाएगा, ये हमारे साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है साथियों, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है, हमारी घरेलू सुरक्षा से संबंधित है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया होगा, लॉन्च किया होगा। कहाँ हुआ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब को लॉन्च किया गया। और ये किस लिए होगा? उद्देश्य क्या है? तो साइबर अपराध रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। जो साइबर अपराध हो रहा है, साइबर अटैक हो रहा है, उसी के प्रति स्ट्रेटजी क्या क्या बनाया जा सकता है, क्या क्या रणनीति बनाया जा सकता है जिससे साइबर अपराध से निपटा जाए, उसी के लिए एक एकीकृत सुरक्षा हब का शुरुआत किया गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किसने किया? हमारे देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी। तो ये था साथियों आज का 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी प्रश्न, कुछ भी डाउट अगर होगा आपके मन में तो कमेंट जरूर करिएगा। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अपने चैनल पर जीएस का गर्व सीरीज नाम से वीडियो अपलोड होता है, उसको जाइए विजिट करिए, पढ़िए, ज्ञान बढ़ाइए। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।